हेलो बच्चों, 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अपना लेसन 7 जिसका नाम है सहसंबंध लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट हो गया था और उसके अंदर अपन ने देख लिया था कि सहसंबंध किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। सहसंबंध का मतलब होता है जब दो सांख्यिकीय श्रेणियाँ दे रखी हो तो उन दोनों के मध्य में जो संबंध होता है उसे सहसंबंध कहते हैं। और सहसंबंध में हमेशा दो बातें याद रखनी होती है कि सहसंबंध के लिए न्यूनतम दो चर होने आवश्यक है और दोनों चरों के अंदर से एक चर कारण होता है तो दूसरा प्रभाव होता है। यदि दो सांख्यिकीय श्रेणियां दे रखी है जिसमें एक श्रेणी की वजह से दूसरी प्रभावित होती है तो एक श्रेणी कारण कहलाती है और दूसरा उससे प्रभावित होती है, वो परिणाम कहलाती है। तो सहसंबंध क्या है, फिर अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था सहसंबंध का वर्गीकरण। तो दिशा के आधार पर देखा था, चरों की संख्या के आधार पर देखा था, अनुपात के आधार पर अपन ने सहसंबंध का वर्गीकरण कर लिया था और साथ के अंदर अपन ने सहसंबंध की सीमाएं भी देखी थी। आज की वीडियो के अंदर अपन देखेंगे सहसंबंध का परिमाण। अर्थात जब हम अपन बात करते हैं कि दो सांख्यिकीय श्रेणियों के अंदर सहसंबंध होता है तो यहाँ पर यह बात भी जानना आवश्यक है कि दो सांख्यिकीय श्रेणी के अंदर जो सहसंबंध होता है उसकी मात्रा कितनी होती है, दोनों में कितनी मात्रा में सहसंबंध है, अर्थात उसका परिमाण कितना है। तो सहसंबंध की मात्रा या परिमाण ज्ञात करना है तो उसके लिए आवश्यक होता है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना। तो इसके लिए अपन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अर्थात सहसंबंध गुणांक की जानकारी या सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि सहसंबंध की मात्रा या परिमाण कितना होता है। तो सहसंबंध की मात्रा या परिमाण के लिए अपन गुणांक निकालेंगे और सहसंबंध गुणांक की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 तक के बीच में होती है। अर्थात सहसंबंध गुणांक -1 से कम नहीं हो सकता है और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि दो सांख्यिकीय श्रेणियों के मध्य में सहसंबंध गुणांक की वैल्यू 0 है, इट मीन्स दोनों सांख्यिकीय श्रेणियों में किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं है। लेकिन यदि दोनों सांख्यिकीय श्रेणियों में जो संबंध है वो समान दिशा में समान मात्रा में हो रहा है तो अपन कहेंगे कि उसमें धनात्मक सहसंबंध है। अर्थात सहसंबंध गुणांक का मान +1 की तरफ जा रहा है, 0 से +1 की तरफ जा रहा है। और जब दो सांख्यिकीय श्रेणियां पूर्ण रूप से एक साथ समान दिशा में समान मात्रा में प्रभावित होती है तो इसको पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहते हैं और यहाँ पर सहसंबंध गुणांक का मान +1 होता है। इसी प्रकार यदि दो सांख्यिकीय श्रेणियों में जो कारण और परिमाण जो परिवर्तन आ रहा है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, एक ऊपर हो रहा है तो एक नीचे हो रहा है, तो अपन कहेंगे कि दोनों सांख्यिकीय श्रेणियों के अंदर ऋणात्मक सहसंबंध है और जो ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक है वो हो रहा है 0 से -1 के बीच में। अर्थात यदि दोनों के मध्य के अंदर पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है तो सहसंबंध गुणांक का वैल्यू -1 होगा, लेकिन कुछ ऋणात्मक सहसंबंध है तो सहसंबंध गुणांक का मान -1 से 0 के बीच में होगा। और इसको मैं इस टेबल से बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो हमें यह भी समझना होगा कि हमारे व्यावहारिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सहसंबंध गुणांक की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच की होती है। न तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध गुणांक पाया जाता है और न ही पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक पाया जाता है। और 0 सहसंबंध गुणांक है, इट मीन्स दो सांख्यिकीय श्रेणियां किसी भी तरह से एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो रही है। एक टेबल मैंने यहाँ पर बना दी है। यदि दो सांख्यिकीय श्रेणियों के मध्य में सहसंबंध अनुपस्थित है अर्थात सहसंबंध गुणांक का मान 0 है, लेकिन यदि उन दोनों के मध्य में कुछ सहसंबंध है तो अपन इसको एक एरो की तरह बता सकते हैं और इस टेबल से भी अपन बता पाएंगे कि यदि मैंने ये बता रखा है कि दो सांख्यिकीय श्रेणियां और उसके मध्य में किसी प्रकार का भी सहसंबंध नहीं है तो ये 0 वाली बात आ जाएगी। अर्थात उसमें सहसंबंध गुणांक 0 है और सहसंबंध अनुपस्थित है। लेकिन यदि सहसंबंध की वैल्यू 0 से 0.25 तक है, प्लस के अंदर है, अर्थात ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो निम्न धनात्मक सहसंबंध होगा। और यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0.25 से 0.75 के अंदर आता है तो मध्यम श्रेणी का सहसंबंध होगा। और यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0.75 से 1 के बीच में आता है तो अपन कहेंगे कि उच्च श्रेणी का सहसंबंध पाया जाता है। लेकिन यदि सहसंबंध गुणांक का मान +1 आ जाता है अर्थात पूर्ण धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं ऋणात्मक सहसंबंध में। ये तो तब की बात थी जब दो सांख्यिकीय श्रेणियों के अंदर एक ही दिशा में जब सहसंबंध चेंज आ रहा है, लेकिन
जब दो सांख्यिकी श्रेणियों में विपरीत दिशा के अंदर चेंज आ रहा है, अर्थात एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में कमी आ रही है, तो ऋणात्मक सहसंबंध होगा। जब दोनों में किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं है और किसी का आंसर आता है 0, तो ऋणात्मक सहसंबंध पूर्ण मतलब अनुपस्थित है। अब यदि वैल्यू -0.25 से 0 आ रहा है, मतलब निम्न श्रेणी का ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक है। यदि सहसंबंध गुणांक का मान -0.75 से -0.25 के बीच आ रहा है, अर्थात मध्यम श्रेणी का ऋणात्मक सहसंबंध है। और यदि 0.75 से -0.25 के बीच है तो उच्च मध्यम श्रेणी का है, और -1 से 0.75 के अंदर है तो उच्च श्रेणी का ऋणात्मक सहसंबंध है। और यदि किसी भी दो समंग श्रेणियों के अंदर सहसंबंध गुणांक का वैल्यू -1 आती है, अर्थात पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध उसके अंदर पाया जाता है। तो ये तो हो गया दो सांख्यिकी श्रेणियों में सहसंबंध गुणांक की वैल्यू क्या है, उसके आधार पर अपन बताएंगे कि उसके अंदर किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। अब आगे बात आती है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां या सहसंबंध के परिमाण या सहसंबंध की मात्रा ज्ञात करने की विधियां। तो 4 विधियां हैं। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक विधि, स्पीयरमैन की श्रेणींतर विधि, संभाव्य विचलन गुणक और अन्य रीतियां। सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक। तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक से अपन को सहसंबंध की मात्रा निकालनी है, तो सबसे पहले अपन देख लेंगे इसकी विशेषताएं। तो विशेषता के अंदर कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक विधि सहसंबंध के परिमाण निकालने की सर्वश्रेष्ठ और सरल और सुलभ विधि है। नंबर 2, कार्ल पियर्सन विधि के द्वारा दो श्रेणियों के अंदर सहसंबंध की दिशा, परिमाण और संख्यात्मक माप की जानकारी होती है। सहसंबंध गुणांक जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि +1 और -1 के बीच में होता है। जब जैसे यदि दो समंग श्रेणियों के अंदर यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0 से +1 की तरफ बढ़ रहा है, तो अपन बताएंगे कि दोनों श्रेणियों के मध्य में सहसंबंध की मात्रा बढ़ रही है। और अपन एक अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा अपन कार्ल पियर्सन विधि के द्वारा सहसंबंध गुणांक किस तरह से ज्ञात करते हैं, ये अपन इसके अंदर देखेंगे। और जब अपन को सहसंबंध गुणांक की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि दो सांख्यिकी श्रेणियों के मध्य में सहसंबंध किस प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ पर दो सांख्यिकी श्रेणी दे रखी है, एक x श्रेणी, y श्रेणी। x की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और y की वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब उसके लिए एक फॉर्मूला है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का, कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थात प्रमाप विचलन। तो कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक समांतर माध्य और प्रमाप विचलन की सहायता से निकाला जाता है। और इसका एक और फॉर्मूला, इसको सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए अपना ये फॉर्मूला है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अंडर रूट ऑफ n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब इसका अपन सॉल्यूशन, यहाँ पर अपन इसको सोल्व किया, x की वैल्यू लिख दी, फिर अपन ने x का स्क्वायर निकाल दिया क्योंकि अपन को x का स्क्वायर चाहिए, फिर y की वैल्यू और y का स्क्वायर और x और y का भी मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि अपन को x और y का भी मल्टीप्लाई की भी आवश्यकता है। अब देखिए x की वैल्यू, x का स्क्वायर 2 2 4, 4 4 16, 6 36। इसी प्रकार y की वैल्यू और y का स्क्वायर और सबकी टोटल भी अपन करते गए, फिर x और y का मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई की भी टोटल कर दी। अब इन सब वैल्यू को अपन फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले n, तो n कितना है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8, n की जगह 8। अब आप एक एक देखते जाइए, सिग्मा एक्स वाई कितना है 7 4 4, तो 7 4 4 8 में मल्टीप्लाई माइनस का माइनस, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो सिग्मा एक्स 72 और सिग्मा वाई 64, तो 72 इंटू 64। इसी प्रकार n की बजाय 8, सिग्मा एक्स स्क्वायर है अपना, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा 816, तो 816 सिग्मा एक्स अपना आ जाएगा 72, तो ये लिख दिया 72, फिर अंडर रूट n की जगह 8, फिर y स्क्वायर है अपना 680, तो 680 माइनस का माइनस और सिग्मा वाई स्क्वायर है 64, तो यहाँ लिख दिया 64। बस फिर इसको सोल्व कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 5952, 72 इंटू 64 4608,
इन दोनों का 8 इंटू 8 16, 6528, माइनस का माइनस, 72 का स्क्वायर आ गया 5184, अंडर रूट का अंडर रूट, 8 इंटू 6 80, 5450, माइनस का माइनस और 64 का स्क्वायर आ गया 4096। अब दोनों का माइनस कर दिया 1344, इन दोनों का माइनस किया तो 1344 और इन दोनों का माइनस किया तो भी 1344। तो 1344 की वैल्यू रख दी यहाँ पर 1344 और 1344 और दोनों का जो रूट निकल गया वो भी 1344 और 13 यानी 1344 में 1344 का डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सहसंबंध गुणांक की वैल्यू आई वो +1 आई, अर्थात इन दो श्रेणियों के अंदर पूर्ण धनात्मक सहसंबंध गुणांक है, अर्थात पूर्ण धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। इस प्रकार आज की वीडियो के अंदर अपने देख लिया कि सहसंबंध का परिमाण क्या होता है। तो सहसंबंध का परिमाण -1 से +1 के बीच में होता है। दो श्रेणियों के मध्य में यदि सहसंबंध गुणांक की वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स दोनों सांख्यिकी श्रेणी में किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं है। सहसंबंध परिमाण निकालने के लिए सहसंबंध गुणांक की आवश्यकता होती है। इसकी 4 विधियां आज अपन ने कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक क्या है और किस तरह से सहसंबंध गुणांक निकालते ये देखा और एक एग्जाम्पल की तरह इसको बहुत अच्छे से समझ लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर अपन और भी इसकी विधियां देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।